Assalamu alaikum. This is Maha Sarfaraz from the platform of Agrarians Institute. ये वीडियो हमारे एग्रेरियन फेलोज के लिए है और ये वीडियो उन तमाम एग्रेरियंस के लिए इम्पोर्टेंट है जो डिफरेंट एग्रीकल्चर रेलिवेंट टेस्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रेलिवेंट कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज है द फॉलोइंग आर वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए इज सीड, ऑप्शन बी इज ट्यूबर, ऑप्शन सी इज राइजोम एंड ऑप्शन डी इज ऑफशूट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, सीड। आप लोगों ने याद रखना है कि ट्यूबर, राइजोम और ऑफशूट इन तीनों को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीड को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है जी, सो हियर करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को सीड की डेफिनेशन बता देती हूँ। उसमें से अक्सर एक एमसीक्यूज बनाकर पूछा जाता है। आप लोगों ने याद रखना है, a seed is a fertilized mature ovule that possesses an embryonic plant, stored food material, and a protective coat that is viable and can germinate. आप लोगों ने याद रखना है कि जो सीड है ये एक मच्योर ओव्यूल होता है। ठीक है, ये अक्सर टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज प्लांट्स दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर option A is autotrophic, option B is heterotrophic, option C is parasites and option D is saprophytes. अच्छा जी, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ए, ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स का आप लोगों को पता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आप लोगों को पैरासाइट का एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ये अक्सर इंटरव्यूज में या फिर डिफरेंट टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, पैरासाइट्स जो हैं ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, और ये पैरासाइट्स जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं ये इनसे इनके अंदर डिजीज कॉज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पैरासाइट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर अपनी खुराक हासिल करते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रह रहे होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिजीज कॉज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे बल्कि करेक्ट आंसर बनता है ए, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन द वीड इज मोस्ट इफेक्टेड बाय द वीड कंट्रोल मेजर्स। ऑप्शन ए इज सीड स्टेज, ऑप्शन बी इज सीडलिंग स्टेज, ऑप्शन सी इज वेजिटेटिव स्टेज एंड ऑप्शन डी इज रिप्रोडक्टिव स्टेज। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सीडलिंग स्टेज। आप लोगों ने याद रखना है कि वीड कंट्रोल के लिए सबसे इफेक्टिव स्टेज कौन सी है, सीडलिंग स्टेज। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि वीड्स की वजह से जो यील्ड में कमी वाक़या होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 40%। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सिलेक्टिव हर्बिसाइड वाज डेवलप्ड। ऑप्शन ए इज 1930s, ऑप्शन बी इज 1940s, ऑप्शन सी इज 1950s एंड ऑप्शन डी इज 1960s। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है 1940s, बी। आप लोगों ने याद रखना है कि पहली ऑर्गेनिक और सिलेक्टिव हर्बिसाइड कब डेवलप की गई थी, 1940s में। सो हियर करेक्ट आंसर इज बी। और आप लोगों को पता होगा हर्बिसाइड जो है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसको अनवांटेड प्लांट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्लांट्स that require abundant supply of water are called. Option A is mesophytes, option B is xerophytes, option C is parasites and option D is hydrophytes.
क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसे प्लांट्स जिनको अबंडेंट वाटर की ज़रूरत होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है डी, हाइड्रोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको अबंडेंट वाटर की ज़रूरत होती है उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। लेकिन ये जो मीजोफाइट्स सॉरी ये जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, ये जीरोफाइट्स, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। और पैरासाइट्स का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताकर आई हूँ, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर खुराक हासिल करते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रह रहे होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बीमारी कॉज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्लांट्स दैट आर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इज ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी इज हेटरोट्रॉफिक, ऑप्शन सी इज एपिफाइट्स, एंड ऑप्शन डी इज सेप्रोफाइट्स। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसे प्लांट्स जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए या अपने खुराक के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है डी, सेप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने खुराक को तैयार करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ऑप्शन है सी, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स का आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एपिफाइट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह रहे होते हैं। ठीक है। इनको हम एयर प्लांट्स भी कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेफिनेशन दिखा देती हूँ। एन एपिफाइट इज अ प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। ठीक है। एपिफाइट्स आर नाउन एज एयर प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। ठीक है। और एमसीक्यूज 6 जो है, ये जिस एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बनता है डी। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ द सॉइल। ऑप्शन ए इज एसिड सैचुरेशन, ऑप्शन बी इज बेस सैचुरेशन, ऑप्शन सी इज सीईसी, एंड ऑप्शन डी इज पीएच। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है डी, पीएच। अच्छा जी, आप लोगों को पता होगा कि पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 तक होता है। ठीक है। अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो हम उसको कह देते हैं एसिड में लेके चले जाते हैं। ठीक है, एसिडिटी में ले जाते हैं। और अगर 7 से अबव वैल्यू होगी तो हम उसको बेसिक में ले जाते हैं, बेसिसिटी में ले जाते हैं। ठीक है। अगर वैल्यू 7 होगी तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ कि अगर सॉइल अल्कलाइन हो तो उसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेहतर बनाने के लिए उस सॉइल में जिप्सम ऐड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर बाय नाइट्रेट इज लॉस्ट एज नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन ए इज नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी इज अमोनिफिकेशन, ऑप्शन सी इज डीनाइट्रिफिकेशन, एंड ऑप्शन डी इज इमोबिलाइजेशन। हियर करेक्ट आंसर इज सी, डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा जी, आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन का आइडिया होगा। मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट्स को के लिए अपटेक करना इजी होते हैं। ठीक है। जैसा कि अमोनिया। तो यहाँ पर इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है सी, डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज द कटिंग और judicious removal of plant parts with a certain purpose. Option A is training, option B is pruning, option C is propping, and option D is girdling. Here correct answer is B, pruning. ठीक है। प्रूनिंग में क्या होता है कि जुडिशियस रिमूवल की जाती है प्लांट पार्ट्स की एक सर्टेन पर्पस के लिए। ये जो ए ऑप्शन है ना, अब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि प्लांट्स को एक डिजायरेबल शेप दी जाए। ठीक है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है बी, प्रूनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which does not belong to special purpose classification of crops. Option A is cover crop,
cover crops, option B is foliage crops, option C is silage crops and option D is trap crops. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, ट्रैप क्रॉप्स। अच्छा, ट्रैप क्रॉप की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीट ग्रोअर्स होते हैं वो अपने फील्ड में कुछ सरसों के प्लांट्स भी लगाते हैं। तो सरसों के प्लांट्स जो है वो एज अ ट्रैप क्रॉप के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो कवर क्रॉप्स होती हैं इनको जमीन को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं कवर क्रॉप्स के। उनमें से एक है कि सॉइल को इरोजन से बचाया जाए। ठीक है। Next MCQs is the three elements required by plants in large amounts. Option A is NPK, option B is NCO, option C is CHO, and option D is OHP. Here correct answer is A, NPK. ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स को एनपीके की लार्ज अमाउंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। अक्सर आजकल मैंने एक और बात सुनी है कि प्लांट्स के अंदर बोरॉन भी ऐड किया जाता है, जिंक भी ऐड किया जाता है, कुछ और भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच अमंग दीज इज अ ब्रॉड लीफ वीड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है। याद रखना है ऑप्शन ग्लोरी, सॉरी ऑप्शन सी जो है यानी कि मॉर्निंग ग्लोरी जो है ये एक ब्रॉड लीफ वीड है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हेन F1 hybrid is crossed with its recessive parent it is called। ऑप्शन ए इज टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन बी इज polycross, ऑप्शन सी इज backcross and option D is none of these। Here correct answer is A, टेस्ट क्रॉस। याद रखना है कि जब F1 हाइब्रिड को उसके रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अच्छा, बैक क्रॉस का आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो यहाँ पर बैक क्रॉस का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बैक क्रॉस क्या होता है? A cross of F1 hybrid with either of the two parents is known as backcross। अगर F1 हाइब्रिड का उसके किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसको बैकक्रॉस कहते हैं, लेकिन अगर F1 हाइब्रिड का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो हम उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है ए, टेस्ट क्रॉस। Next MCQs है the first structure that comes out from the seed during germination is। option A is radicle, option B is hypocotyl, option C is mesocotyl and option D is epicotyl। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ए, रेडिकल। आप लोगों ने याद रखना है रेडिकल जो है ये अ, सबसे जब सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले बाहर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज 15। अ क्विक ग्रोइंग क्रॉप प्लांटेड बिटवीन टू रेगुलर क्रॉप्स ग्राउंड इन कंसेक्टिव सीजन। ऑप्शन ए इज एले क्रॉप, ऑप्शन बी इज कंपेनियन क्रॉप, ऑप्शन सी इज कवर क्रॉप एंड ऑप्शन डी इज कैच क्रॉप। हियर करेक्ट आंसर इज डी, कैच क्रॉप। ठीक है। और ये कवर क्रॉप का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताकर आई हूँ कि कवर क्रॉप क्या होता है। नेक्स्ट आप लोगों को पता होगा कि एले क्रॉपिंग क्या होता है। एले क्रॉपिंग अगर नहीं पता तो ये डेफिनेशन पढ़ लें। एले क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एनुअल क्रॉप्स बिटवीन वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ वुडी प्लांट्स और ट्रीज। ठीक है। इसको एले क्रॉपिंग कहते हैं और अक्सर एले क्रॉपिंग का पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछा जाता है। ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान से देख लें। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एले क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एनुअल क्रॉप्स बिटवीन वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ वुडी प्लांट्स और ट्रीज। ठीक है। तो एले क्रॉपिंग को आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस एंटी सेनिसेंस इफेक्ट्स ऑन
some plant parts. Option A is IAA, option B is gibberellin, option C is cytokinin, and option D is ABA. Here correct answer is C, cytokinin. ठीक है। अच्छा, ये जो जिब्रेलिन है ना, जिब्रेलिन जो है ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, यानी कि ये जर्मिनेशन में अहम किरदार अदा कर रहा होता है जिब्रेलिन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एन एंटी जिब्रेलिक हार्मोन? ऑप्शन ए इज अब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी इज ऑक्सन, ऑप्शन सी इज साइटोकाइनिन, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, अब्सिसिक एसिड। याद रखना है, अब्सिसिक एसिड जो है इसको एंटी जिब्रेलिक हार्मोन कहते हैं। इसको एंटी जिब्रेलिक हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डोरमेंसी कॉज करता है। ठीक है, जबकि जो जिब्रेलिन है वो डोरमेंसी ब्रेक करता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जो एब्सिसिक एसिड है ये डोरमेंसी कॉज करता है, लेकिन जो जिब्रेलिन है ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, इस वजह से एब्सिसिक एसिड को एंटी जिब्रेलिक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 18 है, द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट दैट डिवेल्प्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टाइटली clustered flowers. Option A is aggregate, option B is multiple, option C is simple, and option D is fleshy. Here correct answer is B, multiple fruit. याद रखना है कि एक ऐसा फ्रूट जो कि टाइटली क्लस्टर्ड फ्लावर्स से मिलकर बना हो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, और इसके अल्टरनेट में है एक एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक ही फ्लावर से बनता है, लेकिन उस फ्लावर के अंदर मल्टीपल ओवरीज होती है, यानी कि सेवरल ओवरीज होती हैं। ठीक है, और एग्रीगेट फ्रूट की एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो एग्रीगेट फ्रूट है ना ये बनता एक ही फ्रूट से है, सॉरी बनता एक ही फ्लावर से है, लेकिन उस फ्लावर के अंदर सेवरल ओवरीज होती हैं। ठीक है, और ये जो मल्टीपल फ्रूट है अम, ये बनता है अ ग्रुप ऑफ टाइटली क्लस्टर्ड फ्लावर्स। ठीक है, मल्टीपल फ्रूट जो है ये मैनी फ्लावर्स से बनता है, और जो एग्रीगेट फ्रूट है ये एक ही फ्लावर से बनता है, लेकिन उस फ्लावर के अंदर सेवरल ओवरीज होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैम प्लांट्स fix carbon dioxide into 4 carbon molecule called? Option A is malic acid, option B is oxaloacetic acid, option C is 3-phosphoglyceric acid, and option D is none of these. Here correct answer is A, malic acid. अच्छा, ये जो कैम प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स जो है इनकी एक एग्जांपल है पाइनएप्पल। ठीक है, कैम प्लांट्स जो हैं इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना ये सबसे पहले एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील होता है, उस मॉलिक्यूल को हम कह देते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, और जो होते हैं ना C3 प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होती है, उस मॉलिक्यूल को हम कह देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, लेकिन जो C4 प्लांट्स है ना, C4 प्लांट्स के जो प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे पहले एक एक कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज होती है, उस कार्बन कंपाउंड को हम कह देते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज का देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C3 प्लांट? ऑप्शन ए इज राइस, ऑप्शन बी इज व्हीट, एंड ऑप्शन सी इज बोथ एंड ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। राइस और व्हीट इन दोनों को C3 प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, और अभी मैं बताकर आई हूँ आप लोगों को कि जो C3 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले एक 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर चेंज होती है, और उस 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड को हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और ये जो C4 प्लांट्स हैं इनकी एग्जांपल है मेज, और जो कैम प्लांट्स हैं उसकी एग्जांपल मैं बताकर आई हूँ पाइनएप्पल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ रूट नॉट निमाटोड इज? ऑप्शन ए इज फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल्स, ऑप्शन बी इज सेकंड स्टेज जुवेनाइल्स, ऑप्शन सी इज थर्ड स्टेज जुवेनाइल्स, एंड ऑप्शन डी इज फोर्थ स्टेज जुवेनाइल्स। हियर करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड स्टेज जुवेनाइल्स। अच्छा, ये जो निमाटोड्स होते हैं ना, निमाटोड्स के अंदर जो
सेकंड स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है। और निमाटोड का जो लाइफ साइकिल होता है ना, लाइफ साइकिल का अगर हम देखें तो वहाँ पे टिपिकली 5 स्टेजेस होती हैं जनरली। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज्ड प्लांट विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज सिम्टम्स, ऑप्शन बी इज कंडीशंस, ऑप्शन सी इज साइंस, ऑप्शन डी इज इंडिकेशंस। हियर करेक्ट आंसर इज ए, सिम्टम्स। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिम्टम और एक होता है साइन। सिम्टम जो है, ये पता क्या होती है, जब भी कोई प्लांट पैथोजन किसी प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो प्लांट के अंदर जो चेंजेस आती है उनको हम कह देते हैं सिम्टम्स। ठीक है। सिम्टम्स को आप लोग कह सकते हैं, सिम्टम्स आर चेंजेस इन प्लांट ग्रोथ और रिस्पॉन्स और अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। यानी कि जब किसी पैथोजन का या दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स का किसी प्लांट के ऊपर अटैक होता है तो उन प्लांट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको हम कह देते हैं सिम्टम्स। दूसरी चीज होती है साइन। साइन जो है ना, ये किसी भी पैथोजन का किसी प्लांट के ऊपर फिजिकली प्रेजेंट होने को कहते हैं। ठीक है। साइन जो है, ये मैं आप लोगों को डेफिनेशन इसकी बता देती हूँ। साइंस आर एक्चुअल फिजिकल एविडेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द पैथोजन। अगर किसी प्लांट के ऊपर कोई पैथोजन फिजिकली प्रेजेंट है तो उसको हम कह देते हैं साइन। ठीक है। Next MCQ है, which of the following is not a source of pathogen inoculum? Here, option A is soil, option B is infected weeds, option C is plant debris, and option D is uninfected plants. तो यहाँ पर correct answer है D, uninfected plants। ठीक है। तो याद रखना है कि इन चारों में से अनइन्फेक्टेड प्लांट्स जो है ये पैथोजन इनोकुलम का सोर्स नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।